हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट के लिए महा मैराथन क्लास है ये। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम तो आपका कल है। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा नीट के लिए क्लासेस, सीडीपी की स्टार्ट हो जाएंगी, केवीएस के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर लीजिए। आने वाले टाइम पर भी ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और प्रेजेंट टाइम में तो है ही। ठीक है, अगर हम बात करें सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। देखो, संप्रत्यय का मतलब होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं सामूहिक अचेतन। ठीक है, तो सामूहिक अचेतन की बात चल रही है। ठीक है, इसका संप्रत्यय सबसे पहले दिया गया था युंग के द्वारा। आप संप्रत्यय का मतलब है, मतलब कोई भी आपके मन में जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, ठीक है, कोई भी बिंब बनता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग के द्वारा सबसे पहले दिया गया था, युंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरोस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? इरोस। आप लोग कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। तो इरोस शब्द की अगर बात करें, है ना, तो ये मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, जीवन और मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम निर्धारित होता है, अहम निर्देशित होता है, मतलब अहम को हम किसके द्वारा निर्देशित करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अहम जो है वास्तविकता के सिद्धांत पर हमेशा काम करता है। किस पर काम करता है अहम? वास्तविकता के सिद्धांत पे। अहम का मतलब होता है वास्तविक जगत से जोड़ना, वास्तविकता से जोड़ना, रियलिटी से जोड़ना। ठीक है, तो अहम किसके द्वारा निर्धारित होता है? वास्तविकता के द्वारा, है ना। जहाँ पे रियलिटी की बात हो जाएगी, प्रत्यक्ष रूप से सही बात की बात आ जाएगी, उससे निर्देशित होता है अहम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है, जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है। देखो, कॉलिसिस्टोसिन नाम का एक हार्मोन होता है और इसका इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति में क्या हो जाता है? भूख कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को भूख लगती है ना, है ना, तो ये अगर हार्मोन दे दिया जाए, मतलब इस हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो भूख में कमी हो जाती है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ओके, एक 16 वर्ष का बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये सब लगा के अपना आंसर निकाल लीजिए, इसका आंसर होगा 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये सारे यूपी टेट के क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है मस्तिष्क और मेरुदंड के द्वारा। किसके द्वारा प्रभावित होता है? मस्तिष्क और मेरुदंड के द्वारा। मनोग्रस्ती बाध्यता बाध्यता विकृति एक है। मनोग्रस्ती बाध्यता एक कैसी विकृति होती है? ठीक है, तो एक चिंता विकृति होती है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है, एक ऐसी बीमारी होती है जो चिंता विकृति को की ओर इंगित करती है। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, तो सृजनशीलता की पहचान करने के लिए, मतलब कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, कितना ज़्यादा सृजनशील है, ठीक है, इस बात की पहचान करने के लिए सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था टॉरेंस ने। अभी तक आपने सिर्फ बुद्धि परीक्षण के बारे में सुना होगा, मतलब ज़्यादातर लोग उसी को फोकस करते हैं कि बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले क्या किसने किया था, कब किया था। बिने साइमन ने किया था, फ्रांस के नगर पालिका के टीचर थे बिने साइमन, ये वो है ना। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है सृजनशीलता की पहचान के लिए, सृजनशीलता का परीक्षण सबसे पहले टॉरेंस ने किया था। तो थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर लेना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? देखो, जब मैंने थॉर्नडाइक के बारे में आपको बताया था तो मैंने 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया था। ठीक है, एक थे व्यवहारवादी एक ही तरफ और एक थे संज्ञानवादी। ये व्यवहारवादी हैं और ये संज्ञानवादी हैं। ठीक है,
व्यवहारवादियों का मानना था कि बच्चा गलतियां कर कर के सीखता है, जितनी ज़्यादा गलतियां करेगा उतनी ज़्यादा लर्निंग करेगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और गलतियां करके ही सीखते हैं। ठीक है, तो व्यवहारवादियों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क एंड हल, ये सारे मनोवैज्ञानिक क्या हैं, ये व्यवहारवादी हैं। अगर हम संज्ञानवादी की बात करें तो संज्ञानवादी में आ जाएंगे कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, वोल्फगंग कोहलर, मैक्स वर्दाइमर, ये सब आ जाएंगे संज्ञानवादी में। ठीक है, तो आप इन 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 क्वेश्चन को कहीं नोट कर लीजिए, व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों की एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डन है, आना ही आना है। तो थॉर्नडाइक कौन थे, व्यवहारवादी थे। ओके, अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक कौन थे, व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। सीखने का वक्र किसका सूचक है। भाई सीखने का वक्र कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले जान लीजिए सीखने का वक्र क्या होता है। ठीक है, सीखने का वक्र का एक होता है सीखने का पठार। जब आपकी लर्निंग में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, जब आपके विकास में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, उसको कहते हैं सीखने का पठार। मतलब जब कोई बच्चा निष्क्रिय हो जाता है सीखने में, जब कोई उसमें ग्रोथ नहीं होती है, यह सीखने का पठार होता है। लेकिन सीखने का वक्र का मतलब होता है आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी लर्निंग में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, ये सीखने के वक्र को निर्धारित करता है। ठीक है, अगर हम बात करें सीखने के वक्र कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो एक वक्र होता है सीखने का सामान्य अवधि वक्रधर, सामान्य या सरल रेखीय निष्पादन वक्रधर। इसमें क्या होता है, अगर आप एग्जाम्पल के लिए 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको एक पाठ याद होगा, मतलब आप जितना टाइम लगा रहे हो उतना ही आपको याद भी हो रहा, तो ये सामान्य वक्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बढ़ता हुआ धनात्मक या उन्नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है, अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो ना तो आपको 4 पाठ याद हो रहे हैं, कहने का मतलब ये धनात्मक वक्र का मतलब होता है, धनात्मक या उन्नतोदर या बढ़ते हुए वक्र का मतलब होता है आप टाइम कम लगा रहे हो लेकिन आपको लर्निंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तीसरा होता है ऋणात्मक या घटता हुआ वक्र। ठीक है, ऋणात्मक या घटता हुआ वक्र का मतलब होता है ऋणात्मक, घटता हुआ, नतोदर, इसी वक्र का नाम होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप टाइम तो ज़्यादा लगा रहे हो किसी काम को करने में, लेकिन आपको रिजल्ट कम मिल रहा है। मतलब आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो लेकिन अधिगम कम हो रहा है, इसका मतलब हुआ ऋणात्मक, घटता हुआ या नतोदर वक्र। ठीक है, और चौथा होता है अधिगम का मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र, मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4। अभी देखना इसी क्वेश्चन से कैसे कैसे पूछेगा। मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र का मतलब होता है कभी कभी आपके अधिगम में 1 घंटा पढ़ते हो तो 4 पाठ याद हो जाते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि आपको 2 घंटे पढ़ने में भी एक पाठ नहीं याद होता। मतलब कभी कभी अधिगम की दर ज़्यादा होती है और कभी कभी अधिगम की दर होती है कम, है ना। तो ये हो गया, ये वक्र समझ लिए आपकी कौन कौन से होते हैं। एक तो धनात्मक बढ़ता हुआ या एस टाइप मतलब धनात्मक बढ़ता हुआ उन्नतोदर वक्र हो गया, पॉजिटिव वाला, है ना। एक हो गया सामान्य वाला, एक हो गया निगेटिव वाला, एक हो गया मिश्रित। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको बता दिया है कि घटता हुआ वक्र क्या है, बढ़ता हुआ क्या वक्र है, सामान्य वक्र क्या है और मिश्रित वक्र है क्या है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है सीखने के वक्र किसके सूचक है ना। सीखने के वक्र किस बात के सूचक है भाई, सीखने के वक्र इस बात के सूचक है कि आपकी प्रगति कितनी हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है ना, इसी बात के तो सूचक होते हैं सीखने के वक्र। राइट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडूरा ने। किसने दिया था, अल्बर्ट बांडूरा और वॉल्टर ने दिया था, है ना। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। ठीक है, तो माध्यिका, मीडियन जो है केंद्रीय, जब हम सेंटर की माप करते हैं मतलब, ठीक है,
तो केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप क्या है? माध्यिका। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ठीक है, तो TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ ए मैन टेस्ट एक ही है, C16PF इनमें से अलग है। ठीक है, बाकी सब सेम है और 16PF अलग है, हो है ना। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा शाब्दिक है, कौन सा शाब्दिक है, जरा ये बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? हैविगट थे। कौन थे? हैविगट थे। और ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे भी जाते हैं। सीखने में पलायन आधारित होता है। पलायन, देखो पलायन तभी होता है, पलायन का मतलब होता है आप कहीं छोड़ करके जाना। ठीक है, पलायन का मतलब क्या होता है? मतलब आप जब तक शब्द नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन सही करके नहीं सकते। पलायन का मतलब होता है छोड़ करके जाना। गांव के लोग शहर क्यों जाते हैं गांव छोड़ करके? ताकि वहाँ पे अच्छा कमा सके, अच्छी लाइफस्टाइल हो सके। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, सामाजिक आर्थिक रीजन, है ना, या फिर गांव में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, यही सारे रीजन होते हैं ना। लेकिन सीखने में पलायन क्या आधारित होता है? तो सीखने में आप एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल जा रहे हो, इसका मतलब दूसरे स्कूल में कहीं ना कहीं आपको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, या फिर आप स्कूल छोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? स्कूल में आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है ना। तभी तो सीखने में पलायन आधारित होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अगर आपको स्कूल में नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, अरे तुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना, यही सारे नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं ना, है ना। दो प्रकार की आप ये भी जान लीजिए कि पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन, है ना। और हमेशा बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन ही दिया जाना चाहिए, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं दिया जाना चाहिए। जब बच्चा कोई गलती करता है ना तो बार बार उसको टोकना नहीं चाहिए, है ना। कुछ अचीव करता है बच्चा तो तुरंत उसको सकारात्मक पुनर्बलन दे देना चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, तो ये सब क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन होता है ना। लेकिन आप कोई बच्चा लर्निंग की प्रोसेस में आप उससे कहते हो अरे तू तो बड़ा निकम्मा है, तू तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, ये क्या होता है? नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीखने में पलायन आधारित होता है, नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से कौन है? अधिगम के प्राथमिक नियम। ठीक है, देखो यहाँ पे बात चल रही है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने सीखने के दो प्रकार के नियम दिए थे, प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, आप मेरी पिछली क्लासेस देखेंगे तो जान जाएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम ये अधिगम के नियम है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे। थॉर्नडाइक ने प्राथमिक नियमों के अंतर्गत 3 नियम दिए थे। ठीक है, और द्वितीयक नियमों के अंतर्गत 5 नियम दिए थे। प्राथमिक नियमों में कौन कौन से नियम थे? अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। प्राथमिक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, लिख लीजिए आप लोग। अभ्यास, प्रभाव एवं तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम था। और द्वितीयक या गौड़ नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 5 प्रकार के नियम दिए थे। कौन कौन से 5 प्रकार के नियम? बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्यात्मक नियम, सादृश्यता नियम, है ना। तो ऐसे करके 5 नियम द्वितीयक नियमों के अंतर्गत हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन सा एक है? तो मैंने क्या बताया? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। अब देखिए प्रभाव का नियम है यहाँ पे, और प्रभाव का नियम क्या है? प्राथमिक नियम है, तो भी सही हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अधिगम की देखो अधिगम का ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है, ऊर्ध्व उपागम क्या होता है? सबसे पहले सर्वेक्षण यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, सर्वेक्षण आंसर होगा। दूसरी बात एक और आता है अधिगम का, यहाँ पे आंसर क्या होगा? किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो सर्वेक्षण हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे करके और आपसे पूछा जाता है, अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो कोई बच्चा साइकिल सीख चुका है, ठीक है, अब मोटरसाइकिल सीखेगा तो उसमें क्या होगा? अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण होगा। मतलब साइकिल से वो मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा है तो वो ऊर्ध्व स्थानांतरण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का ज्ञान, यही है क्या? हाँ, ये अधिगम का अंतरण है, यही अधिगम का
अंतरण है, लेकिन इससे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे ये मैंने लास्ट वाला बताया था, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति ने जो है कोई भी अधिगम सीख लिया, मतलब कोई भी लर्निंग सीख ली, अब उसी को वो दूसरी में प्रभावित करता है, ठीक है। मतलब वो जो लर्निंग की है ना, उसको दूसरे को प्रभावित करता है। मतलब जैसे साइकिल सीखने का ज्ञान जो है मोटरसाइकिल में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, चाहे वो हैंडल संभालने में हो या कुछ भी, ठीक है, चाहे वो कंसंट्रेशन लेवल की बात कर रहे हो। तो इसे क्या कहेंगे? अधिगम का अंतरण कहेंगे, राइट। सी इज़ द राइट आंसर। जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? ठीक है, जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो पहला चरण होता है वो होता है उपक्रम। क्या होता है? जी वॉल्स के अनुसार की बात चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ने प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया था। भाई प्रयत्न या भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयत्न एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि, ये सारे सिद्धांत किसके हैं भाई? थॉर्नडाइक के हैं ना। थॉर्नडाइक का क्या मानना था? बच्चा गलतियां करके सीखता है, बार बार गलतियां करता है ना। एक बार गलती करेगा, मतलब थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था ना। आपको पता है बिल्ली कितनी गलतियां करती हैं, ठीक है। बिल्ली कम से कम 100 बार या 200 बार गलती करती है, उसके बाद वो अधिगम सीख लेती है। तो अधिगम का प्रयास या भूल या अभ्यास या त्रुटि का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी इंसान गलतियां कर कर के सीखता रहता है, ठीक है। तो ये प्रयोग भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। इसकी परिभाषा देने वाले कौन थे? मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति के ऐसे इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का संगठन होता है जिसमें पर्यावरण में उसके पूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उसके पहले से उसने पर्यावरण के साथ कैसे समायोजन करता है, उन सभी बातों को व्यक्तित्व निर्धारित करता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? G.W. आल्पोर्ट ने दी थी। किसने दी थी? G.W. आल्पोर्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने की गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? भाई मैंने 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक आप लोगों को बताए हैं, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। संज्ञानवादियों को ही गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। अब मैंने आपको बता दिया थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, है ना, ये सब क्या है? व्यवहारवादी हैं। वॉटसन, ये सब क्या है? व्यवहारवादी हैं। बचा कौन? वोल्फगंग कोहलर, ये संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी हैं। डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा का ऐसा कौन सा घटक है, ठीक है, जो ध्वनि की गति, ध्वनि के अनुक्रम और उसके संचालन की रचना से संबंधित है, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर विज्ञान। भाई ध्वनि की बात कर रहा है ना, तो स्वर विज्ञान मतलब ध्वनि की गति कैसी है ना, ध्वनि का क्रम कैसा है, कैसे उसे संचालित किया जा रहा है, तो यहाँ स्वर विज्ञान की बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। कौन सा स्मृति का? देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना, फिर से याद कर लेना, पहचान लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं स्मृति से रिलेटेड हैं, लेकिन तर्क करना ये कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से रिलेटेड है। तर्क आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आपकी मेमोरी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुद्धि लब्धि भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। जो तर्क है, चिंतन है, मनन है, ये कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस पे निर्भर करता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पुनः स्मरण करना, धारणा करना, पहचानना, ये आपकी मेमोरी से संबंधित है। ओके, तो तर्क करना नहीं होगा, नहीं पूछा गया है ना, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT किसके द्वारा बनाया गया था? भाई मार्गन मूरे का नाम आता है TAT परीक्षण। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या होता है? मतलब आपने आपने लक्ष्य बना रखा है, ठीक है। अब उसके अनुसार आपका व्यवहार में बाधा आने लगती है। मान लो आपने टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, कि आज मुझे 15 घंटे पढ़ना है,
फॉर एग्जाम्पल कोई पढ़ता नहीं है 15 घंटे, ना ही कोई पढ़ सकता है, ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ सकती, बाकी कोई मुझे पता नहीं, है ना। तो आपने ऐसा टाइम टेबल बनाया कि मुझे 15 घंटे पढ़ना है। अब उसमें कोई बाधा आने लगी ना, मान लो कोई गेस्ट आ गया, है ना, सबसे बड़ी बाधा है ना, और या फिर कोई अलग रीजन से अगर उस प्लान में आपके बाधा आने लगती है ना, तो आपको क्या होगी, कुंठा होगी। सपोज आपको कहीं शॉपिंग करने जाना है, आपने सोचा कल पूरा दिन छुट्टी, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, ये है ना, और कोई मान लो उसमें कोई बाधा आती है ना, तो आपके अंदर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, है ना। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी बाधा आ जाती हो, चाहे कैसा भी लक्ष्य हो, चाहे वो घूमने जाने का हो, शॉपिंग करने का हो, पढ़ाई करने का हो, कोई और काम करने को, जब उसमें बाधा आती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, कुंठा कहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख के रंग को कौन सा तत्व निर्धारित करता है? ठीक है, आँख के रंग को हेरिडिटी या फिर आनुवांशिकता निर्धारित करती है। बाकी ज़्यादातर प्रभाव हर चीज़ में हमारा पड़ता है, वातावरण का, ठीक है, लेकिन आँख का रंग किससे प्रभावित होता है? आनुवांशिकता से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आधार आयु निम्न में से किसके द्वारा मापन किया जाता है? आधार आयु निम्न में से किसके द्वारा मापन किया जाता है? भाई बुद्धि के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है, तो यह किसका उदाहरण होता है? ये भाई डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण होता है, विस्थापन का उदाहरण है। कोई बच्चा स्कूल में डांटा जाता है ना, फिर मुंह फुला के आता है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते ही हैं, ठीक है। घर पे स्कूल में डांटे जाएंगे, घर में ऐसे मुंह फुला के आएंगे, फिर बोलेंगे अपनी, अगर किसी ने उसे छेड़ दिया या परेशान कर दिया थोड़ा सा ना, फिर सारा गुस्सा उसी के ऊपर निकलना है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका एक लाइन रट लीजिए, इसका क्रम पता है क्या है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्या होगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। डी इज द राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, मेरे साथ 3-4 बार बोलिए, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। याद हो गया आपको? डी इज द राइट आंसर। ओके, डी सही है इसका, देख लीजिए आप एक बार डी वाला, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भाई एक बार शेयर करके आइए, आप लोग देख तो रहे हैं बट शेयर कोई नहीं कर रहा, है ना। निम्न में से कौन अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ठीक है, जनतांत्रिक होना, जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक होने का मतलब है बच्चों की सुनना, ठीक है। वो क्या डिमांड करते हैं, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, उनकी क्या क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है आपकी कि मैम को ऐसे पढ़ाना चाहिए, है ना, या फिर ऐसे करके। तो ये है एक अच्छे शिक्षण की विशेषता, बच्चों से सिंपैथी रखना, सहानुभूति रखना, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है। डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, मतलब जो ऐसी सूचनाएं जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हों और टीचर उनको देता है, तो ये भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। लेकिन स्वेच्छाचारी, मतलब शिक्षण या फिर कोई भी काम स्वेच्छाचारी से नहीं, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन, है ना, कुछ तो आपको फॉलो, सब चीज़ आप अपनी स्वेच्छाचारी से नहीं कर सकते हो। ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता है, स्वेच्छाचारी नहीं होगा अच्छे शिक्षण के, मतलब जब मन किया तब पढ़ा दिया, जब मन किया तब आप सो रहे हैं कुर्सी में, है ना, ऐसा नहीं है, स्वेच्छाचारी नहीं। आप जिस काम के लिए गए हैं उस काम को बेहतर ढंग से करें, उसमें क्रिएटिविटी लाएं, सृजनात्मकता लाएं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा शिक्षण यही होता है, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा नहीं है? यही नहीं है स्वेच्छाचारी, बाकी सब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत मैंने इतनी बार पढ़ाया है कि मुझे ही याद हो गया, विक्टर ब्रूम ने दिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक का मतलब भाई
एक 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 प्रकार से सूचना का प्रोसेसिंग करना, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करना, ठीक है। तो यही तो होती है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रोसेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, सूचना प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, ठीक है। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है, ठीक है। तैयारी और अर्जन। जब आपको स्किल मतलब कौशलों के स्थानांतरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई कौशल क्या करेंगे, आपको कोई भी स्किल सीखना है ना तो आपको उसको अर्जन करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली, ठीक है, फिजिकली। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आप पूछ रहे सोच रहे होंगे कैसे भाई, तैयारी कैसे, मेंटल और फिजिकल कैसे। मान लो आपको बीएड करना है, ठीक है, तो फिजिकली आपको स्कूल में अब वहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस देनी होगी जहाँ पे आपका प्रशिक्षण चल रहा है, ठीक है। और मेंटली इस प्रोसेस के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपको एक टीचर का रोल निभाना है, तो एक टीचर की तरह ही सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। ये हो गया फिजिकली, है ना। और वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको आप अर्जित करोगे, है ना। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा सबसे अधिक उपयोगी है, तैयारी और अर्जन सबसे अधिक उपयोगी होता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ओके, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है शिक्षण सूत्र, दृश्य से अदृश्य होता है, सरल से कठिन होता है। ये तीनों शिक्षण सूत्र नहीं है, निगमन से आगमन, ये तीनों शिक्षण सूत्र हैं, ठीक है। अब आपसे नहीं पूछा गया है तो डी बचा है, वही नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आंसर आपका आंसर क्या होगा, अगर आपसे नहीं पूछा गया ना ये तीनों तो हैं तो यही नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। माइक्रो टीचिंग की बात चल रही है यहाँ पे, और माइक्रो टीचिंग के लिए सबसे पहला चरण क्या होता है। अरे भाई किसी भी काम का सबसे पहला चरण क्या होता है, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे ना, आपको पढ़ाई करनी है, आपको खुद पढ़ना है। माइक्रो टीचिंग छोड़ दो एक मिनट के लिए, आप अपनी खुद की तैयारी करोगे ना। कोई भी काम को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी कार्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे ना। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो वहीं पे आप फेल हो जाते हो। पहले आपको प्लानिंग करना होगा, स्ट्रेटजी बनाना होगा, उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, है ना। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम चक्र क्या होता है, योजना बनाना। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है ना। अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल है, ओके, अन्वेषण, ठीक है। कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है, अन्वेषण करना, खोज करना, अनुसंधान करना, ये सारी चीज़ें अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होती हैं, राइट। शैक्षिक सुधारों में प्रभावित करने वाले प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव हो सकता है, किसी भी शैक्षिक सुधार मतलब आप शैक्षिक सुधार की ओर जाना चाहते हैं, शिक्षण में कुछ सुधार चाहते हैं, मूलचूक परिवर्तन चाहते हैं, सुधार चाहते हैं। भाई सुधार के लिए परिवर्तन तो ज़रूरी होता है ना। तो विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड या संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी। भाई जब खंड में, है ना, और उनके केंद्रों में जब जन भागीदारी बढ़ेगी तभी तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। स्थानीय संदर्भ पर व्यक्ति उपलब्ध होंगे, जब आपको व्यक्तियों की ज़रूरत है काम के लिए, ठीक है, वहाँ पे व्यक्ति ही नहीं उपलब्ध होंगे तो आपका कैसे विकेंद्रीकरण का समावेश जल्दी हो पाएगा, है ना। तो बी भी सही है कि भाई व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए स्थानीय स्तर पर। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। अब कोई भी टीचर पढ़ाना चाहता है, ठीक है, उसके पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ा पाएगा बच्चों को, राइट। तो संसाधन भी पर्याप्त होने चाहिए। तो ए बी सी तीनों सही हैं, डी इज़ द राइट आंसर। डी में तीनों आ रहे हैं, ए बी सी, है ना। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा यह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। एक छात्र मतलब मान लो कोई छात्र बैठ के पढ़ रहा है, अपने क्लास में पढ़ रहा है या फिर कहीं भी पढ़ रहा है, ठीक है। अब किसी संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी
किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया, ठीक है, कोई भी उसका नाम लेकर बुलाता है तो किस संवेदना के द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? भाई ध्वनि संवेदना के द्वारा ना, जाहिर सी बात है, सुन करके, है ना, तो ध्वनि संवेदना हो जाएगा। ये थोड़ा सा सेंसिबल क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको मुझे नहीं लगता आपको याद करने की ज़रूरत है। भाई ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको क्या याद करना है इसमें, आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस ही तो इसमें यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के दौरान, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछी गई है। भाई पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी? पहली थी संवेगात्मक गामक अवस्था, पहली थी संवेगात्मक गामक अवस्था, ठीक है, या संवेदी प्रेरक अवस्था। इसको जन्म से 2 वर्ष तक की, जन्म या 0 से 2 वर्ष तक की थी, ठीक है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की थी। नोट कर लीजिए, ये पियाजे पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत? 4 अवस्थाएं दी। पियाजे के बारे में 2-3 चीज़ें और जान लीजिए। पियाजे ने बोला था किसी भी बच्चे के जो बोलना प्रारंभ कर ले, मतलब बच्चे में क्या होता है, पहले विचारों का जन्म होता है, पियाजे का ऐसा मानना है। और पियाजे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है मानसिक, मस्तिष्क से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सोचना, कोई भी बात याद करना, जितनी भी मेंटल प्रोसेस है ना, उनको स्कीमा बोलते हैं, है ना। तो और बाकी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाओं की बात की थी, ठीक है। संवेगात्मक गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसका आंसर तो जान लो आप, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। देखो यहाँ पे बात चल रही है कि पियाजे ने कौन सी अवस्था, पियाजे की कौन सी अवस्था जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है? तो संवेगात्मक गामक अवस्था, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, 2 से 7 वर्ष, यही हो जाएगी, ठीक है। फिर मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चारों आप रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब भी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, बाल्यावस्था के बाद कौन सा बौद्धिक विकास नहीं होता है? भविष्य की योजना या सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ठीक है, मतलब इसमें विशेषता नहीं की बात की गई है, ठीक है, नहीं की बात की गई। बाल्यावस्था कौन सी? बाद की बाल्यावस्था, ओके, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। और विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ठीक है। भविष्य की बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, हाँ, तार्किक शक्ति बढ़ने लगती है बाल्यावस्था के बाद, दिन का दिन बढ़ती जाती है और किशोरावस्था में एकदम एक्टिव हो जाती है। काल्पनिक भयों का अंत, ये भी रहता है। काल्पनिक भय जो मतलब काल्पनिक रूप से जो इमेजिनरी फियर्स रहते हैं वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं। अभी छोटे बच्चे को बोलोगे ना चोर अभी तुम्हें वो आ जाएगा, मतलब वहाँ पे वो पकड़ने वाला रहता है ना, तुमको पकड़ ले जाएगा, तो बच्चा डर जाएगा। लेकिन बाल्यावस्था के बाद बच्चा समझने लगता है। ये सब बातें हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए चलती हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। कोई भी हमें ना तो पकड़ के ले जाने वाला है ना कुछ, ये सब हमें डराया जा रहा है ना। तो ये काल्पनिक भय वगैरह ये सब बंद हो जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें कौन सी बाल्यावस्था के बाद की बौद्धिक विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, ठीक है, डी, बी और ए दोनों होंगी। और इसमें से आपसे नहीं पूछा गया है ना, तो भविष्य की योजना और सूझबूझ जो है किशोरावस्था की विशेषता है, बाल्यावस्था की नहीं है, ठीक है। तो यही हो जाएगी, बाकी नहीं है। इनमें कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक भाषा का सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने, ठीक है, क्या दिया था? चॉम्स्की ने दिया था मनोवैज्ञानिक भाषा का सिद्धांत। और वाइगोस्की का भी ऐसा मानना था, किसी भी बच्चे में पहले भाषा पहले आती है, और पियाजे का मानना था विचार बाद में आते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था?
भाई थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक के ही तो सिद्धांत हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम है ना ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरोह अवस्था किस काल तक संबंधित है? मतलब आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था की बात चल रही है 8 से 10 साल वर्ष एवं सामाजिकरण, ठीक है, 8 to 10 ईयर तक की। गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट एज, मतलब जो गिरोह अवस्था होती है वो किस आयु वर्ग तक और विलंब विकास से संबंधित है? 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ठीक है, 8 से 10 वर्ष तक का गिरोह अवस्था होता है और उसके बाद क्या होता है? सामाजिकरण, धीरे धीरे बच्चे का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी मानी जाती है? भाई मैंने आपको पियाजे के सारी स्टेजेस बता दी है ना। संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, भाई तीसरे नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ रही ना, यही लगा दो। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर आपको टाइम पीरियड पूछ दिया गया ना, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ठीक है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी स्टेज है और इसका टाइम पीरियड क्या है? 7 से 11, है ना। तो जब आप एक चीज़ पढ़ते हो ना, तो उसमें आप अगर रिलेट करके पढ़ो ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा। ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा संबंधित नहीं है? देखो, आप अच्छी लर्निंग तभी कर पाओगे जब आप प्रेरित होगे, आपके अंदर प्रेरणा है, मोटिवेशन है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है। आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ये भी बात बिल्कुल सही है। आपकी लर्निंग करने की इच्छा शक्ति है, आपके डिजायर है, तब भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। विषय वस्तु का स्वरूप, अब ये पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है और आंसर दे रहे हैं विषय वस्तु का स्वरूप। भाई विषय वस्तु का स्वरूप भी आपको मैटर करता है अधिगम के लिए। मान लो आपको मैथ में पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता है, मैथ विषय वस्तु स्वरूप ऐसा है कि आपको वो अच्छा ही नहीं लगता है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको मैथ में मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। तो विषय वस्तु की स्वरूप का फर्क पड़ता है। इन्होंने आंसर दिया है कि विषय वस्तु का स्वरूप, इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। भाई कोई भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है ना, तब तो आपका अधिगम और जल्दी से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अधिगम में ये फ़र्क डालते हैं, ये विषय वस्तु का स्वरूप भी फ़र्क डालता है। और इन्होंने क्या बोला? विषय वस्तु का स्वरूप नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ABCD चारों सही हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप सही कर लीजिए, ऑल ऑफ द अबव इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था। चारों सही है भाई। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, आपको कोई भी लर्निंग करनी है, ठीक है, मान लो आपको बाइक सीखने का शौक़ है, ठीक है, बाइक सीखने का शौक़ है आपको, तो आप क्या करोगे? आप बाइक सीखने के लिए आपकी डिजायर मोटिवेटेड होगे, मतलब बाइकर्स को देख देख के मोटिवेटेड होगे, आपको इंटरेस्ट आएगा बाइक सीखने में, ठीक है, और आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। विषय वस्तु का स्वरूप की बात कर लेते हैं। आपको बाइक एकदम खटारा दे दी जाए, खटारा बाइक जो चलती ही ना हो, ठीक है, और उसमें 1 घंटे तो लग जाएं आपको स्टार्ट करने में, जब स्टार्ट हो तो उसको चलाने में ही मतलब पूरा दिन निकल जाए, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में? नहीं आएगा ना। और वहीं पे आपको नई बाइक दे दी जाए तो क्या है, ज़्यादा मज़ा आएगी ना। ये 3-4 फैक्टर काम करेंगे ना। तो विषय वस्तु का स्वरूप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपको हिस्ट्री अगर मान लो अच्छी लगती है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, आपको हिस्ट्री और मैथ 2 सब्जेक्ट दिए गए, अब आपको मैथ का ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसको ना तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ना ही मज़ा आएगी, ना ही वो विषय वस्तु ऐसा है। मतलब थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आप अच्छा कर लीजिए, समझने की क्षमता जो है, तो आपको साइकोलॉजी से कभी डर ही नहीं लगेगा। चारों चीज़ें मैटर करती हैं, ABC,
डी, चारों सही हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। प्राथमिक लक्ष्य, ठीक है, आपका प्राथमिक लक्ष्य है, आपने अपने लिए कुछ प्राइमरी लक्ष्य बना रखे हैं, आपके कुछ प्राइमरी गोल्स होंगे, वो आपने अपने लिए बना रखे हैं ना, तो उसमें कौन सा आपके सामाजिक को प्रभावित करता है? मूल प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति का मतलब भाई आपका जन्मजात व्यवहार जो होता है, ठीक है, ठीक है, वो आपसे अपने से रिलेटेड है। आक्रामकता की आवश्यकता, ये कोई सामाजिक मूल्य नहीं है। आपका जो सहायता परक व्यवहार है, आपका हेल्पिंग नेचर है, ठीक है, ये सामाजिक मूल्य है। आपको किसी भी व्यक्ति किसी भी दबे हुए व्यक्ति को, किसी भी परेशान व्यक्ति को आप उसकी सहायता करते हो, ठीक है, आपको आपके अंदर दया आती है, ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ करते हो, ये आपका क्या है? ये सामाजिक मूल्य हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? आपको सहायता परक व्यवहार, ठीक है, हिंदी में सहायता परक व्यवहार होगा आपका। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण, साधन साध्य, ये सब किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के, स्वयं के द्वारा शोध करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? भाई सीखने के वक्र अभी मैंने आपको समझाया है। कौन कौन से सीखने के वक्र भाई? वहाँ पे जब आप 1 घंटा पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको इतना याद होगा, 2 घंटे में आपको ये याद हो रहा है, ये सीखने के वक्र बताया ना। तो इनको एक ग्राफ के जरिए दर्शाया गया है। ऐसा किसने बोला है? एबिंगहॉस ने बोला। किसने दर्शाया है? एबिंगहॉस ने, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास, प्रभाव और तत्परता के नियम थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम है। साहचर्यात्मक और स्थानांतरण के नियम या फिर सादृश्यता का नियम गौड़ नियमों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? है ना, अनुकूलित अनुक्रिया किस पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया व्यवहार पर बल देता है ना। व्यवहार मतलब व्यवहारवादियों का सिद्धांत है कि धीरे धीरे जब बच्चा गलतियां कर करके सीख लेता है ना, किसी भी परिस्थिति में जब अनुकूलन हो जाता है, समायोजन होने लगता है, अनुकूलित हो जाता है किसी परिस्थिति में, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक की बिल्ली बार बार गलतियां कर करके एक दिन वो समझ गई थी कि हम इस पे पैर मारेंगे ना तो हमको खाना बाहर मिल जाएगा, मछली, है ना, तो वो अनुकूलित हो गई थी गलतियां कर करके, है ना। एक दिन उसने क्या है, अधिगम कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अच्छा हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? आप कमेंट करके बताइए। इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अच्छा जी। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। देखो, अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो नहीं होगा। अधिगम कोई किसी की मानसिक शक्तियाँ कितनी आगे हैं, या फिर कोई बच्चा पैदा हुआ वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर साइंटिस्ट बनेगा, आप उसको नहीं बता सकते हो, है ना। मान लो कोई बार बार फेल हो रहा है, लेकिन वो फेल होने के बावजूद आगे चल के वही बच्चा मेहनत करके कलेक्टर बन जाएगा, ये आप नहीं बता सकते हैं,
ठीक है, ये आप नहीं बता सकते हैं कि जो फेल हो गया वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो अधिगम का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करना असंभव, मतलब असंभव है। आप अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम अधिगम का अवलोकन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की शक्तियों के बारे में आप तुरंत नहीं बता सकते हो कि ये अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकता है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर, है ना। नहीं पूछा गया है ना आपसे, तो ये तो अधिगम, मतलब आपको फिर से समझाती हूँ, जब नहीं वाला क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा आपको समझने में, मतलब टिक मारने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होने वाले को ही अधिगम कहते हैं। ठीक है, अधिगम एक लक्ष्यमुखी प्रक्रिया है। भाई आपका आपका लक्ष्य है अध्यापक बनना, तभी तो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो अधिगम आप तभी करते हो जब आपका लक्ष्य होता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग अधिगम का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। हम नहीं बता सकते हैं क्या क्या एक बच्चा एक बार फेल हो गया तो उसको ज़िंदगी में हम फेलियर घोषित कर देंगे? नहीं कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। कोहलर का यह सिद्धांत सिद्ध करना चाहता है कि सीखना क्या है। कोहलर की जब भी बात होगी ना, कोहलर किससे संबंधित है? ठीक है, तो कोहलर किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जहाँ पे संज्ञान की बात आएगी, संज्ञान व गेस्टाल्ट की बात आएगी, तुरंत हम कोहलर को लगा देंगे, कोहलर को टिक कर देंगे। ठीक है, तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता है? कि सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ना। हम लोग तभी सीख सकते हैं, हमारे पास कोई समस्या आती है, हम तुरंत अपनी सूझ के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने संज्ञान के द्वारा उसका समाधान कर लेते हैं। संज्ञान देखो कहते हैं, संज्ञान का मतलब होता है, मनोवैज्ञानिक भाषा में हम ज्ञान को संज्ञान बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी है, भाषा की छोड़ो अभी, ठीक है, कोई भी नई चीज़ सीखनी है तो आप सबसे पहले क्या वो सीखोगे? उसका बेसिक सीखोगे ना। किसी भी कोई भी चीज़ सीखनी है ना, सबसे पहले उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करोगे ना। मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि आपको मान लो कोई भी मतलब काम करना, साइकिल चलाना नहीं आता है ना, तो साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले आप बैलेंस बनाना सीखोगे ना, कि हैंडल को पकड़ के फिर कैसे हमें चलाना है, कैसे क्या हमारा मतलब बैलेंस होना चाहिए, यही तब सीखते हैं ना, तो उसकी बेसिक चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही जब हम कोई नई भाषा के बारे में सीखते हैं ना, तो नई भाषा को सीखने से पहले हम क्या करते हैं? अक्षरों और शब्दों के मध्य जो है तालमेल बिठाते हैं, साहचर्य बिठाते हैं, तभी तो नई लैंग्वेज सीख पाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ठीक है, समावेशी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सब कोई हो वो समावेशी। समावेशी का आप सिंपल जो है मतलब समझ लीजिए, समावेशी का मतलब होता है सब, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो औसत हो, चाहे वो दिव्यांग हो, मतलब हर बच्चे के लिए जहाँ पे बात की जाएगी वो होगा समावेशी। ठीक है, तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं? सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र होते हैं समावेशी कक्षा में। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता किससे संबंधित है? ठीक है, गणित की बात होगी ना तो डिसकैलकुलिया गणना दोष है। ठीक है, डिसकैलकुलिया की जब बात, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। ठीक है, या फिर गणना दोष भी कह देते हैं। ठीक है, डिसकैलकुलिया भी कभी कभी हिंदी में लिखा होता है, और गणना दोष तो आप लोग याद रख लेना, है ना। अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? लेखन संबंधी। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, 1-2 नंबर ये फ्री के मिल जाएंगे। अगर हम लिखने की अक्षमता की बात करते हैं, लेखन में अगर हमारे प्रॉब्लम है, लिखने संबंधी डिसऑर्डर है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्ग्राफिया। ठीक है, अगर हमें पठन संबंधी विकार है उसको क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। और गणित संबंधी को क्या बोलेंगे?
डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या होना चाहिए। देखो, समावेशीकरण का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना, है ना। अब जब हम सबको साथ में लेकर चलेंगे तो सब कोई एक समान तो है नहीं, आपको पता है सब में सब लोग अलग अलग प्रकार के हैं, विविधता पाई जाती है। छात्रों में भी विविधता पाई जाती है। जब हमारे यहाँ लोगों में इतनी विविधता है तो छात्रों में विविधता नहीं होगी, है ना। किसी के पास कम बुद्धि है, किसी की ज़्यादा बुद्धि है, किसी के पास औसत से ज़्यादा बुद्धि है। कोई कोई अच्छी फैमिली से है, ठीक है, अच्छी फैमिली का मतलब सारे संसाधन उसके पास हैं, ठीक है, और किसी के पास मतलब 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो हर परिस्थिति के लोग आ रहे हैं, ठीक है। हर परिस्थिति के मतलब अच्छी फैमिली की बात अगर हम करें ना, तो जहाँ पे संस्कार अच्छे हों, अच्छी फैमिली तो वही होगी, ठीक है। लेकिन मैंने समझाने के लिए बोल दिया, क्योंकि समझाने ये सारी चीज़ें मैं किताब से देख के तो पढ़ा नहीं रही हूँ, अपने आप जो भी है पढ़ा रही हूँ ना। बस आंसर्स मुझे भी पता है, बार इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बट समझाते समझाते अच्छी फैमिली का मतलब है कि संस्कार आपके अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन हर बच्चा अलग अलग परिस्थिति से आता है स्कूल में, है ना। कि कोई ऐसी फैमिली से आता है जहाँ पे पेरेंट्स के बीच में ही प्रॉब्लम है, कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे अच्छी मतलब घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, संसाधन भी भरपूर हैं, सारा सारा कुछ अच्छा है, तो बच्चे वहाँ के कुछ अलग हैं। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि, कुछ बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा IQ है, कुछ के पास कम है। लेकिन जब हम समावेशीकरण की बात करेंगे तो चाहे जैसा बालक हो, चाहे जैसी परिस्थिति से आ रहा हो, लेकिन हमको तो सबको समान रूप से लेके चलना है, समान व्यवहार करना है और समान रूप से सबको पढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम पढ़ा देना है, किसी को ज़्यादा पढ़ा देना, सबको साथ लेकर चलना है। और जब सबको साथ में लेकर चलेंगे ना, तो एक टीचर में धैर्यता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के छात्र हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई बच्चा जो है मतलब गलती करता है तो आप उसको फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उसको मारने लग जाओगे। एज ए टीचर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो समावेशीकरण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है, संवेदनशीलता। अगर आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है बाई चांस, तो आप अच्छे टीचर बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो संवेदनशीलता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग के लिए। अगर आप टीचिंग सेक्टर में जा रहे हो तो संवेदनशील होना आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ पे तो और ज़्यादा आपको संवेदनशील होने की ज़रूरत है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है। तो संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा समावेशीकरण के लिए अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, भाई भागीदारी का होना आवश्यक होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अलगाव, अगर मतलब टीचर और चाइल्ड के बीच में, छात्र और बच्चों के बीच में क्या है, अलगाव की स्थिति है, ठीक है। तो फिर आपका मतलब समावेशीकरण हो ही नहीं पाएगा। क्षमता निर्माण का अभाव, आपके अंदर लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग है, आपके पास क्षमता ही नहीं है कि उन बच्चों का भविष्य अच्छे से संभाल सके, तब भी आप समावेशीकरण में सफल नहीं हो पाएंगे। संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्यों है मैंने ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, ठीक है। संवेग का तत्व कौन सा नहीं होता है, तो दैहिक संवेग का तत्व होता है, संज्ञानात्मक संवेग का तत्व होता है, व्यवहारात्मक भी संवेग का तत्व होता है। संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है, यही और नहीं पूछा गया है तो यही नहीं है, बाकी सब हैं, ओके। तो हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद आपकी फिर से एक क्लास आ जाएगी, उस क्लास को भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। कल तक के लिए मैराथन क्लासेस चलेंगी आपको यूपी टेट के लिए, और उसके बाद हमारी डेट की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, और KVS की भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग पढ़ना चाहते हैं CDP, आप लोग आइए, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।